हेलो स्टूडेंट, मेरी इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस न्यू वीडियो में मैं आपको 12th क्लास का जो भी हिंदी का जो भी चैप्टर है, चाहे तो वो कविता वाला हो या कहानी वाला हो या निबंध वाला हो, उसके सारे के सारा मैं क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में लाया हूँ। ठीक है, आप वहाँ पर जाकर इस वीडियो को आप जाकर बिल्कुल बढ़िया से देख सकते हो और उसमें आपको सारा का सारा जो भी क्रैश कोर्स के हिसाब से होता है वो आपको इसमें मटेरियल मिल जाएगा। और इसको से आप अच्छा खासा लिख भी सकते हो, अगर आप पहले भी हिंदी अगर ना भी पढ़े हो तो भी। और किसी किसी कोई कोई वर्ड में कहीं कहीं पे मिस्टेक हो गया, बोलने में भी मिस्टेक हुआ है, प्लस में यह है कि कहीं पे जब टाइप करते हैं तो उस टाइम भी कहीं कहीं कोई वर्ड है जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ है, तो आप उसको इग्नोर करना और वहाँ पे आप ढूंढने की कोशिश करना कि यहाँ पे कुछ समझ लेना कि हाँ ये जो बात बोला जा रहा है ये कुछ ऐसे होगा यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि देख सकते हो आज का ये जो पहला क्वेश्चन होने वाला है ये है इसमें कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। तो इसका आंसर ये है कि अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो यह समस्त सृष्टि हमको गूंगी प्रतीत होती, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते, हम जो बोलकर सुख और दुख का अनुभव करते हैं वाक शक्ति ना होने के कारण वो हम नहीं कर पाते। जैसे कि कुछ बोलने का कुछ रहता ही नहीं तो अपना दुख अपना सुख कैसे दूसरों में बांट सकते थे, नहीं बांट सकते थे अगर वाक शक्ति ना होती तो आप इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन के क्या मत है, मतलब क्या विचार है। कभी कभी मत बोल देगा, कभी कभी विचार बोल देगा। ठीक है, तो बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन का राय है कि बोलने से मनुष्य के सही रूप का पता चलता है कि मनुष्य कैसा है, उसके मन में क्या है, किस प्रकार का मनुष्य है, वो सब बारे में पता चल जाता है जब कोई व्यक्ति बोलता है तब। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण तथा अवगुण का पता नहीं चल पाएगा। एडिसन का राय है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि वो एक दूसरे से दिल, मतलब यहाँ पर खोल के होगा लिखा, ठीक है, दिल खोल के बात कर सकते हैं। अगर वहाँ कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो वह अपने जो भी अपने मन में रखे हुए हैं वो दूसरों के प्रति, मतलब जब तीसरा व्यक्ति कोई आ जाएगा तब उस टाइम दो व्यक्ति आपस में बात सही से नहीं कर सकते हैं, ये कहना है। ठीक है, यानी इसमें क्या बताया गया है कि दो व्यक्ति के बीच में ही अच्छी सी बातें हो सकती है। ठीक है, गहराई को खोला जा सकता है, राज को खोला जा सकता है, लेकिन अगर कोई तीसरा व्यक्ति आ गया तो कोई भी राज खुलने वाला नहीं है। ठीक है, यानी दिल की बात नहीं हो पाएगी। अगला देखो, और अगला क्वेश्चन क्या है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है। तो यह बात करने की एक ऐसी कला होती है जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं। ठीक है, जिन्हें सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। यह कला यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है, यानी ज़्यादा पाई जाती है। कैसे? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो बातचीत करने की एक शैली है जो यूरोप के लोगों में ज़्यादातर के पाई जाती है, यानी वहाँ के लोग इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आपको इस वीडियो मतलब कि अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को आप लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। तो उसने कहा था कहानी 5 भागों में विभक्त है, यानी बाटी गई। इस पूरी कहानी में 3 भागों में युद्ध का वर्णन है और द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ भाग में युद्ध के दृश्य हैं। ठीक है, यानी युद्ध के बारे में इसमें बताया गया है, कितने, दूसरा में, तीसरा में और चतुर्थ में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार कीजिए। जैसे कि बोला जा रहा है कि उसने कहा था इसमें क्या क्या है, कौन कौन है, इसके कहानी के पात्रों की एक सूची आप तैयार करो। तो कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह, आप तो आप जानते ही हैं, जिसके इर्द गिर्द कहानी का घटनाक्रम घूम रहा है। एक बालिका है जिसकी भेंट कभी किशोरावस्था में लहना सिंह से हुई थी तथा कालांतर में उसका विवाह सूबेदार हजारा सिंह के साथ में हुआ था। लहना सिंह कहानी का मुख्य पात्र है। हजारा सिंह सूबेदार यानी हजारा सिंह यानी सूबेदार है। बोधा सिंह हजारा सिंह का पुत्र है। लप्टन साहब सेना का एक उच्च अधिकारी है। और बजीरा सिंह की बात करें तो यह एक सैनिक था। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ में। तो अगला क्वेश्चन है कि जाड़ा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। ये ऐसा कुछ इसका क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ये हो रहा है। और यहाँ पे और भी है, इसका क्वेश्चन यहाँ तक है कि बजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है। ठीक है, इसका कहने का क्या अर्थ है। तो जाड़ा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह इस कथन का आशय यह है, यानी वजीरा सिंह का कहने का अर्थ यह है कि वहाँ युद्ध के मैदान में अत्यधिक ठंड पड़ रही है, जिस कारण ऐसा लगता है कि मानो उनकी जान निकल जाएगी। वैसे भी इस स्थिति में इतने लोगों को निमोनिया हो रहा है कि उन्हें मरने के लिए स्थान भी
नहीं मिल रहा है। तो कुछ ऐसा इसमें लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था। ये क्वेश्चन इसका। अब इसका आंसर देखो। लहना के गांव में यानी लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते हैं, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी में बनियों को बहकाता था, मतलब बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपये निकाल लो और सरकार का राज्य जाने वाला है। ऐसा कुछ जो भी है, ये कौन कहता था ऐसा, तो मौलवी यानी तुर्की मौलवी कहता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। ये वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसको और स्किप करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें है, जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास, ठीक है, का परिचय दीजिए। अमेरिका वो कहाँ गए, किस लिए गए थे। तो जयप्रकाश नारायण का छात्र जीवन बहुत ही संघर्षशील रहा। संघर्षशील मतलब आप समझ रहे हो, बहुत ही मतलब क्या बोले कि संकट में गुजरा। ठीक है, वे साइंस के छात्र थे। वे कुछ दिन फूलदेव बाबू के साथ में लेबोरेटरी, ठीक है, लेबोरेटरी में रहे और बिहार विद्यापीठ से ISC की परीक्षा पास किए। वे स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे कि अमेरिका में मजदूरी करके लड़के पढ़ सकते हैं, तो वे अमेरिका गए और वहाँ वे बागानों में काम किए, कारखानों में काम किए, जहाँ जानवर मारे जाते हैं उन कारखानों में भी उन्होंने काम किया। देखो तो कैसा सिचुएशन में कौन कौन कैसे कैसे करके पढ़ाई कर रहा है और जिनको मिल रहा है पढ़ने के लिए वो नहीं पढ़ पा रहा है। तो यही सब बात है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, मगर थोड़ा सा रुको। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। तो जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए क्योंकि उन्होंने लेनिन में, मतलब लेनिन से यहाँ पर होगा, ठीक है, सीखा था कि जो गुलाम देश है वहाँ के जो कम्युनिस्ट हैं उनको हरगिज वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से खुद को अलग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लड़ाई का नेतृत्व बुजुर्ग क्लास के हाथ में होता है, पूंजीपतियों के हाथ में होता है और कम्युनिस्टों को अलग नहीं रहना चाहिए, अपने आइसोलेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरीक़ा से इसका आंसर है, यानी अपने को आइसोलेट नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था, इसको बताना है आपको। तो एक दिन जयप्रकाश नारायण जी मद्रास में अपने मित्र ईश्वर नारायण के साथ में रुके थे। ठीक है, ठीक है, और वहाँ उनसे मिलने दिनकर जी और गंगा बाबू मिलने आए थे। उस दिन दिनकर जी ने उन्हें कुछ अपने शब्द सुनाए थे। उसी दिन अचानक रात को दिल का दौरा पड़ा और रामनाथ जी गोयनका के द्वारा 3 मिनट में उनको भी विलिंगटन नर्सिंग होम पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनका वहीं पर क्या हो गया, तो निधन हो गया, यानी वो स्वर्गवास उनका हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या होता है। तो पुरुषों की मान्यता है कि नारी आनंद की खान है। जो पुरुष जीवन से आनंद चाहते हैं, ठीक है, जो पुरुष जीवन से आनंद चाहते हैं, मतलब चाहते थे, उन्होंने नारी को गले लगाया और वे प्रवृत्ति मार्ग कहलाए। अर्थात जिस मार्ग के प्रचार से नारी का पद मर्यादा उठती है उसे हम प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। और निवृत्ति मार्ग किसे कहा गया, तो जिन्होंने अपने जीवन के साथ नारी को ढकेल दिया, ठीक है, नारी को भी ढकेल दिया, क्योंकि नारी उनके किसी काम की चीज़ नहीं है थी, इसीलिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और वैयक्तिक मुक्ति की खोज को जीवन का सबसे बड़ा साधन माना और सन्यासी मार्ग को निवृत्ति मार्ग कहा गया। यानी जो क्या बोलें कि पति पत्नी के साथ मतलब पत्नी वाला सिस्टम बना कर रखते हैं तो उनको बोला गया प्रवृत्ति मार्ग, ठीक है, और निवृत्ति मार्ग जो सन्यासी वगैरह होते हैं उनको बोला गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था। ठीक है, क्वेश्चन है कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था। तो आनंद, ठीक है, मैंने जो धर्म चलाया था, ये बुद्धवान बोल रहे हैं, वह 500 वर्ष तक चलने वाला है, किंतु अब 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुनी होने का अधिकार दे दिया है, जिसके चलते जा ये इतना दिन ही अब चल पाएगा। ये आप ये सब लिख सकते हो इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दें। तो लेखक मालती के दूर के रिश्ते का भाई है, किंतु लेखक का संबंध सख्त, मतलब कि यहाँ पे कुछ गलत लिखा हुआ है, ठीक है, कहाँ ही रहा है, यानी एक तरीक़ा से ये मैं कैसे बताऊँ, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा है। लेखक और मालती बचपन में ही
एक साथ इकट्ठे खेले हैं, लड़े हैं और पीटे भी हैं। यानी लेखक और जो मालती है वो दोनों साथ साथ में, जैसे आसपास के होते हैं ना पड़ोसी, उस प्रकार के थे। लेखक की पढ़ाई भी मालती के साथ ही हुई है, लेकिन मतलब हुई है। लेखक और मालती का व्यवहार एक दूसरे के प्रति सख्य, एक तरीक़ा से जो से आई मीन सख्य कहने का मतलब ये है कि दोस्ती वगैरह होता है ना, वही आप मान लो। द्वेष सख्य की स्वेच्छा और स्वच्छंदता भरा रहा है। कभी भी भ्रातृत्व के रूप में या कभी किसी और रूप में कभी भी बड़े छोटेपन के बंधनों में नहीं बंधे। यानी एक तरीक़ा से दोनों का संबंध बहुत बढ़िया था, लेकिन जब वो जाते हैं, ठीक है, लेखक, तो देखते हैं कि शादी होने के बाद मालती का जो व्यवहार है बिल्कुल बदल गया था। एक कमरे में वो हमेशा उसी प्रकार से घुटन भरी या जो भी भरी उसी प्रकार से रहती थी और बिल्कुल बदल गई थी। तो ये देख कर बहुत उनको आश्चर्यचकित हुआ कि जो हमसे हमेशा लड़ते रहती थी, हमारे साथ में खेलती है, हमारे साथ में पढ़ाई की है, वो अब कैसे किस प्रकार से बदल गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैंग्रीन क्या होता है? तो पहाड़ियों पर रहने वाले व्यक्तियों को कांटा चुभना आम बात है, परंतु कांटा चुभने के बाद बहुत दिनों तक छोड़ देने के बाद व्यक्ति का पाँव जख्म का शक्ल अख्तियार कर लेता है। यानी व्यक्ति के पाँव में जख्म हो जाता है, जिसका इलाज मात्र पाँव काटना होता है। और कांटा चुभने पर ही जो कांटा चुभने पर जो जख्म बनता है उसी को क्या बोलते हैं? तो गैंग्रीन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसमें है, अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं? तो भगत सिंह कहते हैं कि हिंदुस्तान को ऐसे देश सेवकों की ज़रूरत है जो तन मन धन से देश पर अर्पित कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आज़ादी के लिए दे दे, जो भी है देश के विकास में न्योछावर कर दे। यह कार्य सिर्फ विद्यार्थी ही कर सकते हैं। सभी देशों को आज़ाद करने वाले वहाँ के विद्यार्थियों और नौजवान ही हुआ करते हैं। वे क्रांति कर सकते हैं। अतः विद्यार्थी पढ़े और ज़रूर पढ़े और साथ ही पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करे और जब ज़रूरत हो तो मैदान में कूद पड़े और अपना जीवन इसी काम में लगा दे, अपने प्राणों को इसी उत्सर्ग कर दे और अपने प्राणों को इसी में लगा दे। और यह अपेक्षाएँ विद्यार्थियों से भगत सिंह की है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना क्यों चाहिए? तो विद्यार्थियों का मुख्य काम पढ़ाई करना होता है। उन्हें पढ़ाए जाने वाले विषयों को लगन एवं तन्मयता के साथ में अध्ययन करना भी चाहिए। यही उनकी प्राथमिकता है। अच्छे अंक तथा अच्छी श्रेणी विद्यार्थी द्वारा विषय के गहन अध्ययन एवं उसकी बुद्धि की प्रखरता पर पूर्णतः निर्भर करते हैं। अतः विद्यार्थी का मुख्य कार्य पढ़ाई करना है तथा अपना ध्यान पूरे मनोयोग से उस ओर लगाना है। किंतु देश की परिस्थितियों का ज्ञान होना तथा उनके सुधार के उपाय सोचने की योग्यता विकसित करनी भी उनके लिए आवश्यक है। उसके बिना इसकी शिक्षा भी अधूरी रहेगी एवं वांछित लक्ष्य भी पूरा नहीं हो पाएगा, वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ के क्या कारण है? तो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का प्रमुख कारण है जंगलों का कटना है। वन के वृक्ष जल राशि को अपनी जड़ों में थामे रहते हैं। नदियों को उन्मुक्त यौवना बनने से बचाते हैं। उताल वृक्ष नदी की धाराओं को गति को भी संतुलित करती है और कम भी करती है। यदि जल राशि नदी की सीमाओं से ज़्यादा हो जाती है तब बाढ़ आती है, लेकिन जब बीच में उनकी शक्तियों को ललकारने वाले ये गगनचुंबी वन न हो तब नदियाँ प्रचंड कालिका रूप धारण कर लेती है और वृक्ष उस प्रचंडिका को रोकने वाले हैं। और आज चंपारण में वृक्ष बहुत लगातार काटे ही जा रहे हैं और कृषि युक्त समतल भूमि बना दी गई है। अब उन्मुक्त नवयौवना को रोकने वाला कोई न रहा, इसीलिए अपनी ताकत का एहसास कराती है और लगता है कि मानव के कर्मों पर अट्टहास करने के लिए, उसे दंड देने के लिए नदी में भयानक बाढ़ आते रहते हैं। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ आने का क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण है पेड़ों का कटना। अगला क्वेश्चन है कि धांगर शब्द का क्या आशय होता है? तो धांगर शब्द का अर्थ ओराव भाषा में है भाड़े का मजदूर। इसका मतलब क्या होता है? भाड़े का मजदूर। धांगर एक आदिवासी जाति है जिसे 18वीं शताब्दी के अंत में नील की खेती के लिए खेती के सिलसिले में दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार से चंपारण के इलाके में लाया गया था। धांगर जाति आदिवासी जातियों ओराव, मुंडा, लोहार इत्यादि के वंशज हैं, लेकिन ये अपने आप को आदिवासी नहीं मानते हैं। धांगर मिश्रित ओराव भाषा में बात करते हैं। धांगरों का सामाजिक जीवन बेहद उल्लासपूर्ण है।
स्त्री पुरुष ढलती शाम के मंद प्रकाश में सामूहिक ये नृत्य करते हैं। सामूहिक नृत्य यानी मिलजुल कर ये नृत्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने दिलचस्पी क्यों नहीं ली? तो संवादों के प्रसार में आधारभूत सुविधाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इन सुविधाओं में परिवहन का साधन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अंग्रेज किसानों पर बेहद अत्याचार किया करते थे। बागी विचारों के संप्रेषण को फैलने से बचाने के लिए उन्होंने गंगा पर पुल बनाने में दिलचस्पी नहीं ली। यहाँ पे पुल होगा, ठीक है, दिलचस्पी नहीं ली। बिना परिवहन के साधन के विचारों संप्रेषण नहीं हो पाता है, वह स्थानिक रह जाता है जिसे आसानी से दमन किया जा सकता है। गंगा पर पुल बन जाने से अंग्रेजों को डर था कि कहीं दक्षिण बिहार के बागी विचार वहाँ भी न पहुँचे और शेष भाग सहयोग मिलने न लग जाए उन्हें, यह वही मिलने न लग जाए। यह उनकी सत्ता के बहुत ही खतरनाक था। जैसे कि अगर पुल वगैरह बन जाता तो यहाँ वाला जो कुछ सोचते थे ये सब सारा का सारा थॉट दूसरे जगह पे भी पहुँचने लगता, ठीक है, जिसके चलते जो अंग्रेज जो हम लोग पे गुलामी का जो भी हम लोग को गुलाम किए हुए थे, फिर वो गुलामी वह बहुत जल्दी टूट जाता, जिसके चलते वो पुल बनाने में कि ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला इसमें क्वेश्चन है कि पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी को महात्मा गांधी ने भितिहरवा में रहकर बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा था। उन्हें दूसरा कार्य यह सौंपा गया था कि ग्रामवासियों के दिल से भय दूर करना, उन ग्रामवासियों के हृदय में नई आशा तथा सुरक्षा का भाव जागृत करना था। वे लगभग 1 साल तक रहे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें जिले से निलंबित कर दिया, लेकिन फिर भी वह हर 2 या 3 साल, यहाँ पर कुछ गलत है, ठीक है, 3 साल में अपने पुराने, यहाँ पर पुराने होगा, स्थान को देखने आ जाते थे। लेखक की मुलाकात, यहाँ पर मुलाकात होगा, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, संयोग से पुंडलिक जी से भितिहरवा आश्रम में हुई। वह उनके व्यक्तित्व में काफ़ी प्रभावित हुए, उनके व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित हुए, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है? तो बिस्नी को अपने सिपाही पुत्र एवं मुन्नी को सिपाही भाई की प्रतीक्षा है। वे बेटा राह, यहाँ पे कुछ फिर से यहाँ पर टाइपिंग में प्रॉब्लम है, राह चिट्ठी आने को देखती है, ठीक है, बेटा के जो बाहर में है, ठीक है, जो लड़ाई पे गया है, और उसकी राह देखती है, उसका चिट्ठी देखती है आने के लिए कि वो कैसा है क्या है, क्योंकि उसने पिछली चिट्ठी में लिखा था कि वर्मा की लड़ाई पर जा रहे हैं। माँ और बेटी किसी अनिष्ट के शंका के कारण चिट्ठी का इंतजार करते रहते हैं कि ऐसा ना कि कुछ हो जाए, तो इसके लिए चिट्ठी का इंतजार करते। किसका? तो सिपाही पुत्र के, ठीक है, यानी सिपाही का, अपने पुत्र का। मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं? मानक वर्मा की लड़ाई में भारत की ओर से अंग्रेजों के साथ लड़ने गया था और दूसरी ओर के पक्ष जापानी थे। सेना एक दूसरे के दुश्मन हैं क्योंकि वे अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। मानक और सिपाही अपने को एक दूसरे का दुश्मन समझते हैं, इसीलिए इसी के चक्कर में जो अभी बोलो, एक दूसरे को वो क्या करना चाहते हैं? तो मारना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एकांकी और नाटक में क्या अंतर होता है? तो एकांकी में एक ही अंक होता है और उस पर एक अंक में ही एक से अधिक दृश्य होते हैं, जबकि नाटक में एक से अधिक अंक या एक्ट होते हैं और प्रत्येक अंक कई दृश्यों में विभाजित होकर प्रस्तुत होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, घर पहुंचने पर लेखक को देख उनकी माँ क्यों रो पड़ी? तो लेखक अपने बाल समय में, यानी छोटा थे तब, अपने परिवार का सबसे ज़्यादा दुलारा था। उसके घर का हर सदस्य गालियां खाकर भूखे सोना पसंद कर सकता था, लेकिन अपने लाडले को अपने घृणित पेशे में लाना नामंजूर था। लेखक के द्वारा मजबूरी बस उन्हीं पेशे में आने पर उनकी माँ रो पड़ती है, क्योंकि उनका काम था क्या? तो जानवरों के शरीर से खाल उतारना, जब कोई जानवर मर जाए तो उसको फेंकना, यही सब उनका कार्य था उनके घर का, ठीक है। तो वो वही वाला कम्मा जो कर रहे थे उनके घर वाले, ये लेखक ना करते, ठीक है। इसीलिए वो रो पड़े, लेकिन वो एक दिन उनको करना पड़ जाता है क्योंकि उनको चाचा बोलते हैं कि चलो ये करो, ठीक है। तो वो उसको देखकर, ये जब वो लेखक आते हैं घर पे तो देखते हैं कि बहुत इस प्रकार से ये भी ये काम में लग गया, तो उनको बहुत खराब लगता है जो भी है उनके माँ को। पिताजी ने स्कूल में क्या देखा? लेखक ओम प्रकाश के पिता अचानक तीसरे दिन विद्यालय के सामने से जा रहे थे कि बेटे ओम प्रकाश को विद्यालय के मैदान में झाड़ू लगाते देखकर ठिठक गए कि ये झाड़ू कैसे लगा रहा है, ये तो पढ़ने आया है, ऐसा कुछ है। और वहीं से आवाज़ लगाई। ओम प्रकाश, जिसे मुंशी जी कहकर वे संबोधित करते थे, अपने वो जो बेटा था उनको क्या बोलते थे? पिता,
उनके मुंशी जी बोलते थे। पूछते हैं कि मुंशी जी ये क्या कर रहे हैं। उन्हें देखकर लेखक फपक 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 कर रोने लगता है, यानी बहुत बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। इतने में उनके पिताजी सड़क से मैदान में उसके समीप पहुंचकर पुचकार कर पूछते हैं कि बताओ लेखक, मतलब पूछते हैं तो लेखक पिता को सारी बातें बता देता है, मतलब अपने पुत्र से पूछते हैं कि बताओ क्या हुआ, तो सारी बातें बता देते हैं। 3 दिन से रोज़ झाड़ू लगवा रहे हैं और कक्षा में पढ़ने नहीं देते हैं। और इतना जैसे ही वो बोले, ठीक है, तो फिर आगे वो जो हुआ होगा सो हुआ होगा, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा भड़के थे। ठीक है, अगला डायरी क्या है, तो डायरी दैनिक वृत्त की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है कि डायरी क्या है हमारी, डायरी क्या है क्वेश्चन है। तो डायरी दैनिक वृत्त की पुस्तक है। इसे दैनंदिनी भी कहा जाता है और इसमें जीवन के प्रतिदिन की घटनाओं व अनुभवों का वर्णन होता है। किसी व्यक्ति की डायरी से उसके मन के भाव, उसके जीवन के लक्ष्य, जीवन की स्थितियाँ परिलक्षित होती है। डायरी किसी के जीवन का दर्पण होता है, मतलब डायरी में अपने मन के पूरे मतलब जो भी मन में है वो पूरा का पूरा उस पर लिखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किस तारीख की डायरी आपको सबसे प्रभावशाली लगी और क्यों लगी। तो हमें 3 मार्च 21 की डायरी सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लगी। ठीक है, इस तिथि की डायरी में लेखक ने मनुष्य के जीवन का बड़ा ही सटीक एवं यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है। मनुष्य विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों को झेलते हुए इस संसार में अपना अस्तित्व बनाए रखने का प्रयास करता है। वह तनाव में जीता है, लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा से वह सदा प्रयत्नशील रहता है। मानव जीवन इस विशिष्टता से विशेष प्रभावित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, धरती का छंद से क्या आशय है। लेखक कविता के मूड में जब डायरी लिखते हैं तो शब्द और अर्थ के मध्य की दूरी अनिर्धारित हो जाती है। शब्द अर्थ में और अर्थ शब्द में बदलते चले जाते हैं। एक दूसरे को पकड़ते छोड़ते हुए शब्द और अर्थ का जब साथ नहीं होता है तो वह आकाश होता है जिसमें रचनाएं बिजली के फूल की तरह खिल उठती है, किंतु जब इनका साथ होता है तो वह धरती का क्षण होता है और उसमें रचनाएं जड़ पा लेती है। प्रस्फुटन यहाँ पर होना चाहिए का आदि मौत पा जाती है। अतः यह कहना उचित है कि शब्द और अर्थ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, देखिए कोई टाइपिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है जिसके चलते कहीं कहीं वर्ड छूट जाता है, लिखने में अक्षर छूट जाता है, तो उसको आप इग्नोर करना, क्योंकि आप जो भी रिवीजन कर रहे हो इसको आप पहले जरूर पढ़े होंगे, तभी तो आप रिवीजन कर रहे हो। अन्यथा अगर डायरेक्ट भी आप पढ़ रहे हो तो अगर कुछ वैसा कुछ होता है तो हम बोल दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमको कोई प्रॉब्लम है तो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, हरिचरण को हरिचरना क्यों कहा गया। तो हरिचरण तत्सम शब्द है और वह सम्भ्रात नाम की संस्कृति का परिचायक है तथा हरिचरना ग्रामीण संस्कृति का शब्द है। हरिचरण विशिष्ट आदमी का प्रतिनिधित्व हो सकता है। ठीक है, हरिचरण शब्द से परिस्थिति के अनुकूल गांव की फटेहाली, उसकी गरीबी एवं उसका क्षोभ व्यक्त नहीं होता है जो हरिचरण से होता है, यानी हरिचरना से होता है, यहाँ पे होगा। इसीलिए कवि ने हरिचरण को हरिचरना कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तिरिच क्या है, कहानी में यह किसका प्रतीक है। तो तिरिच छिपकली प्रजाति का एक जहरीला लिजार्ड है जिसे विषखापर भी कहते हैं। कहानी में तिरिच प्रचलित विश्वासों और रूढ़ियों का प्रतीक है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन है, तिरिच लेखक के सपने में आता था, क्यों आता था। हमारे यहाँ प्रचलित विश्वास है कि तिरिच काटने के लिए तभी दौड़ता है जब उससे नज़र टकरा जाए, यानी आप भी उसको देख ले और वो भी आपको देख ले। अगर तिरिच को देखो तो उससे कभी भी आँख मत मिलाओ, आँख मिलाते ही वह आदमी की गंध पहचान लेता है और फिर उसके पीछे लग जाता है। फिर तो आदमी चाहे पूरा पृथ्वी के चक्कर काहे न लगा दे, तिरिच पीछे पीछे जाता है। लेखक के सपने में तिरिच आता था, वह कोशिश करता था कि उससे नज़र न मिलने पाए। तिरिच लेखक को इतनी परिचित आंखों से देखता था कि लेखक को उसकी आंखों में परिचय की जो चमक नजर आती थी उससे लगता था कि वह लेखक का शत्रु है और उसे लेखक के दिमाग में आने वाले हर विचार के बारे में पता है, ऐसा कुछ। चलिए अगला क्वेश्चन है, तिरिच को जलाने गए लेखक को पूरा जंगल परिचित क्यों लगा। लेखक को पूरा जंगल परिचित इसलिए लगता है कि इसी जगह से कई बार सपने में तिरिच से बचने के लिए वो भागा था। लेखक गौर से हर तरफ देखता है कि और उसके सपने के बाद थान को भी बताया भी था
ठीक है, थानू कहीं कहीं लिखता है, बताया था कि एक संकरा सा नाला इस जगह बहता है। नाले के ऊपर जहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वहीं कीकर का एक बहुत पुराना पेड़ है जिस पर बड़े शहद के छत्ते हैं। लेखक को एक भूरा रंग का चट्टान मिलता है जो बरसात भर नाले के पानी में आधी डूबी हुई रहती है। लेखक को उसी जगह तिरिच की लाश भी मिल जाती है। सपने में आई बातों को सच होना लेखक को जंगल से परिचित कराता है। इसीलिए लेखक को जंगल परिचित लगता है क्योंकि इन सब चीज़ों को वह सपने में देख चुका था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी ये पूरा का पूरा गद्य चल रहा है, अभी गद्य खत्म नहीं हुआ है। तिरिच क्या होता है, इसके काटने से आदमी बचता है कि नहीं बचता है, जो भी है। तिरिच एक विषैला और भयानक जंतु है। इसके काटने पर मनुष्य इसके विष के प्रभाव से बच नहीं पाता है। ठीक उस जंत मतलब जिस समय काटेगा उसी समय तिरिच के सामान ही हमारे समाज में भी विषैले तिरिच रूपी मनुष्य हैं जिनके दुर्व्यवहार से कोई बच नहीं सकता है। वे भी भयानक एवं खतरनाक होते हैं। उनके भी विष बाण से बचना मुश्किल है। मतलब कोई कोई होते हैं समाज में जो हमेशा वो बोलेंगे, जब भी बोलेंगे तो वो विषैले ही बोलेंगे, यानी वो विष के समान बोलेंगे, कभी भी वो अच्छा बात नहीं कर सकते हैं। अगला, तिरिच ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो प्रायः तिरिच जो है प्रायः पहाड़ की कंदराओं, जंगलों अथवा घनी झाड़ियों में पाया जाता है। आदमी को देखते ही तथा नज़र मिलते ही उसका पीछा काट कर ही दम लेता है। ठीक उसी के सदृश समाज में भी विषैले तिरिच के रूपी मनुष्य पाए जाते हैं, यानी जो हमेशा इस तरीक़े से बातें करते रहते हैं, दूसरों को नीचा दिखाना, मतलब जो भी हो उसी को तिरिच मतलब एक तरीक़े से समाज में भी है। क्वेश्चन है, लेखक किन किन जीवों को जंतुओं से डरता था, मतलब लेखक जो था किन किन जीव जंतुओं से डरता था। तो लेखक ने अपने बचपन के अनुभव को व्यक्त किया है। वह सामान्य बच्चों की तरह तिरिच से भी बहुत डरता है। वह सपने में दो चीज़ बराबर देखता था, एक हाथी और दूसरी तिरिच। लेखक प्रायः हमेशा कोशिश करता था कि इन दोनों से कभी भेंट न हो। इन दोनों के देखते ही लेखक नज़र बचाकर भागता दौड़ता था, अपनी जान बचाने की कोशिश करता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, थानू कौन था, लेखक के साथ उसका क्या संबंध था। थानू एक लेखक मतलब थानू जो था वो लेखक का मित्र था। ठीक है, थानू लेखक का प्रिय एवं विश्वसनीय मित्र होने के नाते तिरिच के बारे में बता रहा था। जब लेखक के पिता को तिरिच जैसा विषैला जंतु यहाँ पर होगा काट लेता है, तब वह थानू कहता है, मतलब थानू कहता है कि तिरिच द्वारा काटा गया व्यक्ति जीवित नहीं रह पाता है तथा उसकी मृत्यु 24 घंटे के भीतर जिस समय काटी है उसी समय हो जाती है। अब चूंकि उनकी पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, इसीलिए थानू अपने पूर्व कथन की पुनः पुष्टि कर रहा है। जैसे बताया था कि जो काटता है मतलब काट लेता है जिसको, वो बचता नहीं है, वही बात। शिक्षा का अर्थ क्या है, इसके बारे में आप बताओ। तो मानव जीवन के स्वर्गीय विकास का अर्थ शिक्षा है। इसमें मनुष्य की साक्षरता, बुद्धिमत्ता, जीवन कौशल व अन्य सभी समाज उपयोगी गुण पाए जाते हैं। शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों का विद्यालय जाना, विविध विषयों की पढ़ाई करना, परीक्षाएं उत्तीर्ण होना, जीवन में ऊंचा स्थान प्राप्त करना, दूसरों से स्पर्धा ना करना जो भी होगा, ठीक है, संघर्ष करना एवं जीवन के सर्व पहलुओं का समुचित अध्ययन करना, ये सारी चीज़ें शिक्षा के अंतर्गत आती है। साथ ही जीवन को ही समझना शिक्षा के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शायद अब जो क्वेश्चन है वो क्या बोले कि पग भाग से है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, कवि ने अपने एक आँख से तुलना, यहाँ पर तुलना होगा, ठीक है, दर्पण से क्यों की है। तो महाकवि जायसी ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से इसलिए की है कि दर्पण जिस प्रकार स्वच्छ और निर्मल होता है, ठीक उसी प्रकार से कवि की आँख है। यहाँ पर आँख होगा, यहाँ भी कुछ छूटा हुआ है, ठीक है, कोई यहाँ पर कुछ बहुत छूटा हुआ है। व्यक्ति अपनी छवि जिस प्रकार से साफ एवं स्पष्ट रूप से दर्पण में देख पाता है, यानी कोई व्यक्ति यहाँ पर होगा देख पाता है, ठीक यहाँ पर ठीक होगा, यहाँ पर ठाक लिखा गया, ठीक होगा। ठीक उसी प्रकार से कवि की आँख भी स्वच्छता और पारदर्शिता का प्रतीक है। एक आँख से भी अंधे यानी अंधे होकर, ठीक है, यहाँ पे अंधे होगा, अंधे होकर भी कवि काव्य प्रतिभा से युक्त है, अतः वह पूजनीय है, वंदनीय है। कवि अपनी निर्मल वाणी द्वारा सारे जनमानस को प्रभावित करता है, जिसके कारण सभी लोग कवि की प्रशंसा करते हैं और उनको नमन करते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रक्त के लेई का क्या अर्थ है। ठीक है, रक्त की लेई का क्या अर्थ है। यहाँ पर लेखक ने लेई के रूपक से यह बताने की चेष्टा की है कि उसने अपने कथा के विभिन्न प्रसंगों को किस प्रकार एक ही सूत्र में बांधा है। कवि कहता है कि मैंने अपने रक्त की लेई बनाई है,
अर्थात कठिन साधना की है और यह ली या साधना प्रेम रूपी आँखों से अपलवित की गई है। कवि का व्यंग्यार्थ है कि इस कथा की रचना उसने कठोर सूफी साधना के फलस्वरूप की है और फिर इसको उसने प्रेम रूपी आंसुओं से विशिष्ट आध्यात्मिक विरह द्वारा पुष्टि किया है। लौकिक कथा को इस प्रकार अलौकिक साधना और आध्यात्मिक विरह से परिपुष्टि करने का कारण भी जायसी ने अपनी काव्यकृति के द्वारा लोक जगत में अमरत्व प्राप्ति की प्रबल इच्छा बताया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है, ये इसका अगला क्वेश्चन है। तो सूरदास रचित प्रथम पद में वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है। वात्सल्य पदों की विशेषता यह है कि पाठक जीवन की नीरस और जटिल समस्याओं को भूलकर उन तन्मय और विभोर हो उठता है। प्रथम पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बाल कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए क्या किया जा रहा है, तो जगाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाय किस ओर दौड़ रही है? ठीक है, क्वेश्चन है कि गाय किस ओर दौड़ रही है। भोर हो गई है, दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने का संकेत देते हुए जगाया जा रहा है। प्रथम पद में भोर होने का संकेत दिए गए हैं। ठीक है, और कमल के फूल खिल उठे हैं, पक्षीगण शोर मचा रहे हैं, गाय अपनी गौशालाओं से अपने अपने बछड़ों की ओर दूध पिलाने हेतु दौड़ पड़ी है। ये सब की उपमा देकर, ये सब बोल बोलकर कृष्ण को जगाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पद में तुलसीदास ने अपना परिचय किस प्रकार दिया है। तो प्रथम पद में तुलसीदास ने अपना विषय में हीन भाव प्रकट किया है। अपनी भावना को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वह दीन, पापी, दुर्बल, मलिन तथा असहाय व्यक्ति हैं। वे अनेकों अवगुणों से युक्त हैं। अंगहीन से उनका आशय संभवतः असहाय होने से है। ठीक है, यानी वो असहाय हैं। ठीक है, ये अपने आप को बताते हैं कौन, तो तुलसीदास। क्वेश्चन है तुलसीदास सीता से कैसी सहायता मांगते हैं? सीता माँ से। तो तुलसीदास माँ सीता से भवसागर पार कराने वाले श्री राम को गुणगान करते हुए, यहाँ पर करते हुए भक्ति प्राप्ति की सहायता की याचना करते हैं। हे जगत जननी, हे जगत के जननी, अपने वचन द्वारा मेरी सहायता कीजिए। ठीक है, और ऐसा किस लिए होता है आपको पता होगा। ठीक है, ये ऐसा किस लिए कह रहे हैं। तुलसीदास सीधे राम से ना कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं? अब यहाँ पे आपको आंसर इस समय में आ जाएगा। ऐसा संभवतः तुलसीदास इसलिए चाहते थे कि क्योंकि उनको अपनी बातें स्वयं राम के समक्ष रखने का साहस नहीं हो रहा है। ठीक है, वो ज़्यादा डरते हैं राम जी के सामने अपने बातों को रखने में। वे संकोच का अनुभव ही कर रहे हैं। सीता जी सशक्त ढंग से जोर देकर उनकी बातों को भगवान श्री राम के समक्ष में रख सकेगी, ऐसा प्रायः देखा जाता है कि किसी व्यक्ति से उसकी उनकी पत्नी के माध्यम से कोई काम करवाना या काम निकालना ज़्यादा आसान होता है। तुलसी ने सीता जी को माँ माना है तथा पूरे रामचरितमानस में अनेकों बार माँ कहकर ही संबोधित किया है। अतः माँ सीता द्वारा अपनी बातें राम के समक्ष रखना ही उन्हें श्रेयस्कर समझा। ठीक है, उन्होंने श्रेयस्कर समझा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस तरह से दिया है, लिखिए। तो दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय देते हुए बड़ी बड़ी बातें करने वाला अधम क्षुद्र जीव कहा है। अधम यानी क्षुद्र जीव को कहा है। छोटा मुंह बड़ी बात यानी करने वाला व्यक्ति के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया है। वो छोटे हैं और बड़ी बात हो जाएगी, ऐसा कुछ वो अपने आप को बोल रहे हैं। जो कोड में खोज की तरह है, कोड में कुछ है तो खोज की तरह है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कवि कृष्ण को जगाने के लिए क्या क्या उपमा दे रहा है जो भी है। तो ब्रजराज कुंवर जागिए, कमल के फूल खिल चुके हैं, कुमुदनियों का समूह संकुचित हो गया है, कमल सदुष, यहाँ पे कुछ और होगा गलत यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, वाले कृष्ण जागिए, कृष्ण को इस प्रकार से उपमा दे देकर जगाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाभादास ने कबीर की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? नाभादास ने कबीर के भक्ति के संदर्भ में कई बातों का उल्लेख करते हुए कहा है कि जो मनुष्य भक्ति से विमुख होता है वह अपना सर्व धर्म अधर्म कर लेता है, योग व्रत दान भजन हित की भाषा आदि को तुच्छ बना लेता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाभादास ने कबीर की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? नाभादास ने कबीर की भक्ति के संदर्भ में कई बातों का उल्लेख करते हुए कहा है कि जो
मनुष्य भक्ति से विमुख होता है, यानी भगवान के पूजा पाठ कुछ नहीं करता है, वह अपना सर्व धर्म अधर्म कर लेता है, योग व्रत दान भजन हित के भाषा और आदि को सब तुच्छ बना लेता है। ये शायद अभी रिपीट हो गया है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो वीर शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है? तो शिवाजी की तुलना भूषण ने इंद्र, राम, परशुराम, चिता, सिंह और मृगराज यानी कृष्ण आदि से की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छत्रसाल की तलवार कैसी है, वर्णन कीजिए। तो प्रस्तुत कविता में महाराज छत्रसाल की तलवार की भयंकरता का चित्रण हुआ है। इसमें उनकी तलवार सूर्य की किरणों के समान प्रखर और प्रचंड है। उनकी तलवार की भयंकरता से शत्रु का दल थर्रा उठता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हृदय की बात का क्या कार्य है? घनघोर कोलाहल, अशांति और कलह के बीच हृदय की बात का कार्य मस्तिष्क को शांति पहुंचाना, उसे आराम देना है। मस्तिष्क जब विचारों के कोलाहल से घिर जाता है तो हृदय की बात उसे आराम देती है। हृदय कोमल भावनाओं का प्रतीक है जो मस्तिष्क को विचारों के कोलाहल से क्या करता है, तो दूर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बरसात को सरस कहने का क्या अभिप्राय है? हम जानते हैं कि बरसात में पानी आकाश से धरती पर गिरकर उसे रस भरी बनाती है। इसके पहले धरती गर्मी की प्रचंडता के कारण पानी के लिए तरसती रहती है। धरती जब पानी से भर जाती है तो पूरी धरती हरी भरी रस भरी हो जाती है, इसीलिए बरसात को सरस कहा जाता है। यहाँ दूसरा अर्थ यह ध्वनित होता है कि धरती पर जीवन का नया संचार हो जाता है, जिसे धरती को सरस कहते हैं। ठीक है, यानी धरती सरस हो जाती है। सजल जलजात का क्या अर्थ है? शब्द के अर्थ का दृष्टि से सजल जलजात का अर्थ जल में खिला हुआ कमल है। कवि का आशय है कि जीवन के मार्मिक क्षणों में मैं सदा कमल की तरह खिलने वाला हूँ। ठीक है, अगला है, चातकी किसके लिए तरसती है? तो चातकी एक पक्षी है जो स्वाति की बूंद के लिए तरसती है। चातकी केवल स्वाति का जल ग्रहण करती है, वह सालों भर स्वाति के जल की प्रतीक्षा करती रहती है। जब स्वाति की बूंद आकाश से गिरता है तभी वह जल ग्रहण करती है। इस कविता में यह उदाहरण सांकेतिक है। दुखी व्यक्ति सुख प्राप्ति की आशा में चातकी के समान उम्मीद बांधे रहता है। कवि के अनुसार एक न एक दिन उसके दुखों का अंत जरूर होगा, और हम भी उसी प्रकार से हैं, जैसे कि सोच रहे हैं कि चलो बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और इस बार चैनल को मोनेटाइज जरूर करेंगे, यानी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर इस पर लेकर आएंगे। हम भी इस प्रकार से लगे हुए हैं कि चलिए आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, लेकिन होगा तो ज़रूर। कवित्री का खिलौना क्या है? तो कवित्री का खिलौना उसका बेटा है। बच्चों को खिलौना प्रिय होता है, वह उनकी सर्वोत्तम प्रिय वस्तु होती है। उसी प्रकार कवित्री के लिए उसका बेटा उसके जीवन का सर्वोत्तम उपहार है, इसीलिए वह कवित्री का खिलौना है। ठीक है, अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो में आप एक कमेंट भी छोड़ सकते हो कि कहाँ से आप देख भी रहे हो, और अगर चैनल को आप सब्सक्राइब करना चाहो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है? ठीक है, तो पुत्र के लिए माँ निजी सुख सुविधा भी भूल जाती है। ठीक है, और उसे अपनी सुख सुविधा के विषय में सोचने का अवकाश नहीं रहता है, छुट्टी नहीं मिलता है, मतलब कि अपने के बारे में सोचने के लिए। वह उसके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का पूरा ध्यान रखती है। बेटा को ठंड न लग जाए अथवा बेटा बीमार न पड़ जाए, इसके लिए उसे सदैव गोद में लेकर उसका मनोरंजन करती रहती है। उसे लोरी गा गा कर, गीत गा गा कर सुनाती है। उसके लिए मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करती है तथा वो मन्नतें मांगती है। क्या मांगती है? तो मन्नतें मांगती है। अगला क्वेश्चन है, माँ के लिए अपना मन को समझाना कब कठिन हो जाता है और क्यों हो जाता है? तो माँ के लिए अपने मन को समझाना तब कठिन हो जाता है जब अपना बेटा खो देती है। बेटा माँ की अमूल्य धरोहर होता है, माँ की आंखों का तारा होता है, माँ का सर्वस्व। यदि क्रूर नियति द्वारा उससे छीन लिया जाता है तो उसके बेटे की मृत्यु, मतलब कि उसकी बेटे की जब मृत्यु हो जाती है तो माँ के लिए मन को समझाना बहुत ही कठिन हो जाता है। जो बेचारी दिन रात जिसे अपने गोद में रखी हुई रहती है और उसका बेटा वो जो खिलौना है उसका अगर छीन जाए तो वो फिर कैसे जी पाएगी, कुछ ऐसा इसमें बताया गया है। पुत्र का छौना कहने से क्या अभिप्राय है, मतलब क्या भाव छुपा हुआ है? पुत्र को छौना कहने से क्या भाव छुपा हुआ है, इसके बारे में बताना है आपको। तो छौना का अर्थ होता है हिरन आदि पशुओं का बच्चा, यानी हिरन के पशुओं का बच्चा जो भी है या आदि पशुओं का बच्चा। पुत्र के वियोग शीर्षक कविता में कवित्री ने छौना शब्द का प्रयोग अपने बेटे के लिए किया है। हिरन अथवा बाघ का बच्चा बड़ा भोला तथा सुंदर दिखता है, इसके अतिरिक्त चंचल तथा तेज भी होता है। अतः कवित्री द्वारा अपने बेटे को छौना कहने के पीछे यह विशेष अर्थ हो सकता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है प्रातःकाल का नभ कैसा था। ये टॉपिक बदल गया। तो प्रातःकाल का नभ बिल्कुल नीले राख के समान स्वच्छ था। उसकी नीलिमा के बीच आने वाला उजाला हल्के रूप में झांकता सा नजर आता है। प्रातःकाल की उस बेला में आकाश नीले राख जैसा लगता है। कैसा लगता है? आकाश नीले राख जैसा लगता है। अगला क्वेश्चन है कि उषा का जादू कैसा है। तो उषा का जादू उषाकालीन नभ की प्राकृतिक सुंदरता है, जिसके लिए कवि ने बहुविध उपमान जैसे नीले शंख, राख से लिपे हुए गीले चौके, काली सील जो लाल केसर में धूली हो, लाल खड़िया से लिखी स्लेट के समान आदि प्रस्तुत किया है। सूर्योदय के पहले तक ही आकाश की गोद में उषा का जादू चलता रहता है। उषा का जादू नीले शंख के समान, राख से लिपे हुए नीले चौक आदि के समान है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है। सूर्योदय के समय आसमान के वातावरण में नमी दिखाई दे रही है और वह राख से लिपा गीला चौका सा लग रहा है, मतलब चौका सा लग रहा है। इससे उसकी पवित्रता झलक रही है। कवि ने सूर्योदय से पहले आकाश को राख से लिपे चौके के समान इसलिए बताया है ताकि वह उसकी पवित्रता को अभिव्यक्त कर सके। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नील जल में किसकी गौर देह हिल रही है या झलक रही, जो भी है। तो नीले आकाश में सूर्य की प्रातःकालीन किरण झिलमिला रही है, मानो नीले जल में किसी की गौरांगी का गौर शरीर हिल रहा हो, यानी एकदम दिख रहा हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नदियों की वेदना का क्या कारण है। नदियों की वेगवती धारा में जिंदगी की धारा के बहाव कवि के अंतर्मन की वेदना को प्रतिबिंबित करता है। कवि को उनके कल कल करते प्रवाह में वेदना की अनुभूति होती है। गंगा इरावती अधिकारों के वेदना यहाँ पर होगा कि गीत कवि होती है। गंगा, इरावती, नील, अमेजन नदियों की धारा मानव मन की वेदना को प्रकट करती है, जो अपने मानवीय अधिकारों के लिए संघर्षरत है। जनता की पीड़ा तथा संघर्ष को जनता से जोड़ते हुए बहती हुई नदियों में वेदना के गीत कवि को सुनाई पड़ते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दानव दुरात्मा से क्या अर्थ है। तो पूरे विश्व की स्थिति अत्यंत भयावह है, दारुण है तथा अराजक हो गई है। दानव और दुरात्मा का अर्थ है जो अमानवीय कृत्यों में संलग्न रहते हैं, जिनका आचरण पाशविक होता है, उन्हें दानव कहा जाता है। जो दुष्ट प्रकृति के होते हैं तथा दुराचारी प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हें दुरात्मा कहते हैं। वस्तुतः दोनों में कोई भेद नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये सर्वत्र पाए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ज्वाला कहाँ से उठती है, कवि ने इसे अति क्रुद्ध क्यों कहा है। तो ज्वाला का उद्गम स्थान मस्तिष्क तथा हृदय के अंतर की उष्मा है। इसका अर्थ यह होता है कि जब मस्तिष्क में कोई कार्य योजना बनती है तथा हृदय की गहराई में उसके प्रति तीव्र उत्कंठता की भावना निर्मित होती है, तब वह एक प्रज्वलित ज्वाला का रूप धारण कर लेती है। अति क्रुद्ध का अर्थ होता है अत्यंत कुपित मुद्रा में आक्रोश की अभिव्यक्ति। कुछ इसी प्रकार होती है। अत्याचार, शोषण आदि के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान होता है और हृदय की अति क्रुद्ध ज्वाला की मन स्थिति में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हरचरना कौन है, उसकी क्या पहचान है। तो हरचरना अधिनायक शीर्षक कविता में एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। वह एक स्कूल जाने वाला बदहाल गरीब लड़का है। राष्ट्रीय त्यौहार के दिन झंडा फहराए जाने के जलसे में राष्ट्रगान दोहराता है। हरचरना की पहचान फटा सुथन्ना पहने एक गरीब छात्र के रूप में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाजा बजाना का क्या अर्थ होता है, या बाजा बजाना का क्या अर्थ है। वही है कविता अधिनायक में कवि रघुवीर सहाय ने बाजा बजाना शब्द का गुणगान करने के अर्थ में किया है। आम जनता जो गरीब एवं लाचार है, बाहुबली यहाँ पर होगा। ठीक है। बाहुबली राजनेताओं के भय से उनके गुणगान में बेमन से लगी रहती है। बेमन यानी मन तो नहीं है, लेकिन फिर भी बोलना पड़ रहा है। कवि ने आधुनिक राजनेताओं पर कठोर व्यंग किया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजता है, यह बेमन का अर्थ क्या है। यहाँ पे बेमन का अर्थ क्या हो रहा है। तो कविता की इस परपुक्त, यहाँ पे कुछ अलग किस्म लिखाना चाहिए था। कविता के इस पंक्ति में जो भी हो, बेमन का अर्थ होता है बिना रुचि से। ठीक है। आज राष्ट्रीय गान गाने में आम जनता की कोई रुचि नहीं है। वे बिना मन से एक चली आती हुई परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, यानी ढो रहे हैं, जो भी है। ऐसा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि जय जय कराना का क्या अर्थ है। तो अपना गुणगान कराना, अहम
का मुख्य हिस्सा है। इसे व्यक्ति में अधिनायकवाद एवं तानाशाही प्रवृत्ति आती है। सत्ताधारी वर्ग के प्रच्छन्न लालसा है कि जनता उसकी जय जय करे। ठीक है, जो मतलब अधिकार जो नेता वगैरह है वो सोचते हैं कि हमारी जय जय होते रहे। हरचरणा अधिनायक के गुणों को क्या गाता है, इसके डर के क्या कारण हैं। सत्ता प्रतिष्ठान के शोषण के कई रूप हैं, इसी डर से वह अधिनायक का गुण गाता है और शोषण के कई रूप पूरी तंत्र व्यवस्था ही शोषण में लगी हुई है। यही हरचरणा के डर का सबसे बड़ा क्या है तो कारण है। अगला क्वेश्चन है, बिटिया से क्या सवाल किया गया है। कवि द्वारा बिटिया से सवाल किया जाता है कि बताओ कहाँ कहाँ पर लोहा है, अर्थात वह जानना चाहता है कि लोहा कहाँ कहाँ वर्तमान में है। ठीक है, बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है, तो बिटिया की समझ जानकारी में चिमटा, कलछुल, कढ़ाई, सरसी, दरवाजे की सांकल, कब्जा, पेंच तथा सिटकनी आदि में लोहा है। इसके अतिरिक्त सेफ्टी पिन, साइकिल तथा अर्गनी के तार में भी वह लोहा को पहचान पाती है, वो बता पाती है। नागरिक क्यों व्यस्त है, क्यों उनकी व्यस्तता जायज़ है। नागरिक विजय पर्व मनाने में व्यस्त है, उनकी व्यस्तता जायज़ नहीं है, क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं है कि विजय किसकी हुई है, सेना की कि शासक की या नागरिकों की। बिना जाने विजय पर्व मनाना अपनी क्षमता का क्षरण करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है। ठीक है, तो सींचा जा रहा है कहने का मतलब है कि क्यों धोया जा रहा है, क्यों पटाया जा रहा है। पटाया मतलब वही, मतलब क्यों साफ़ सफाई किया जा रहा है और साफ़ सफाई करके पानी छीटे जा रहे हैं ताकि धूल उड़ी ना उड़े। ठीक है, तो सड़कों को इसलिए सींचा जा रहा है कि राजा अपने छत्र चवर के साथ गाजे बाजे के साथ आ रहे हैं, कहीं धूल ना उड़े, इसलिए सड़कों को क्या किया जा रहा है तो सींचा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि पंच परमेश्वर के खो जाने के लेकर कवि चिंतित क्यों है। कवि यह देखकर खिन्न है कि आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था में पंच परमेश्वर की सार्थकता विलुप्त हो गई है। एक प्रकार से अन्याय और अनैतिकता ने व्यवस्था को निष्क्रिय कर दिया है, पंगु बना दिया है। पंच परमेश्वर शब्द अपनी सार्थकता खो चुका है। कवि उपरोक्त व्याकरणों से ये व्याकरणों से ही मतलब ये सब कारणों से कवि उपरोक्त कारणों से यह सब चिंतित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगर हम में वाक शक्ति ना होती, 1 मिनट अब ये पूरा का पूरा खत्म हो गया, यही लास्ट था। ठीक है, ये अगला ये शुरुआत वाला हो गया फिर से। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।